जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिए थे, पाषाण काल के बारे में, जिसमें पढ़े थे कि उस समय के मानव खेती करना जान गए थे, अस्थायी आवास बनाकर रहना जान गए थे, आग जलाना, ये सब चीज़ें जान गए थे। अब वो अस्थायी आवास बनाकर रहते थे, तो उसके आगे भी अब कुछ विकास हुआ होगा मानव में, तो उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, ठीक। आदि ऐतिहासिक काल में वैसे समय को रखा जाता है जिसमें मानव पढ़ना लिखना जान गए थे, ठीक है। इस समय तक के मानव पढ़ना लिखना जान गए थे। अब वो पढ़ना लिखना जान गए थे तो उस समय जो घटनाएं हुई थी उसे वो लिख कर गए हैं, परंतु जो लिख कर गए हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए आदि ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य हैं, क्योंकि वो लिख कर गए हैं परंतु पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। अब पढ़ा नहीं गया है तो फिर उस समय जो घटनाएं हुई हैं उसका पता कैसे चलेगा? तो जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसी से ही आदि ऐतिहासिक काल की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता को पढ़ा जाता है। सिंधु सभ्यता का काल 2500 BC से लेकर 1750 BC तक माना जाता है, ठीक है। ये अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है इस पे, ठीक है। अब देखेंगे कि सिंधु सभ्यता क्या थी या फिर सिंधु सभ्यता क्या है, किस चीज़ के बारे में इसमें जानना होता है। सबसे पहले ये जानेंगे। तो यहाँ दिया है सिंधु। सिंधु जो है ये एक नदी का नाम है, ठीक। हम यहाँ दिखाए भी हैं। सिंधु जो नदी है वो तिब्बत से निकलती है और भारत पाकिस्तान होते हुए जाती है। जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो यानी कि भारत का जब बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान नहीं बना था, तब सिंधु नदी टोटली भारत में ही बहती थी, ठीक। और इसी के आसपास ये सारी चीजें मिली हैं जिसके सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ देखेंगे, सिंधु तो जान रहे सिंधु नदी थी, नदी है भी, थी नहीं है भी। और इसके बाद देखेंगे यहाँ दिया है सभ्यता। सभ्यता किसे कहा जाता है? तो अगर किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा क्या पहना जाता है, क्या खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, इन सारी चीज़ें मिलकर ही एक सभ्यता का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है इसी के चारों ओर लोग बसते थे, ठीक है, बसे थे। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि सिंधु नदी के ही आसपास बहुत सारे लोग बसे हुए थे अलग अलग जगहों पे। अब उस सिंधु नदी के ही किनारे क्यों बसे थे? क्योंकि उस समय के जो लोग थे, पाषाण काल के जो लोग थे, वो नव पाषाण काल आते आते खेती करना जान गए थे। अब खेती करना जानते थे तो खेती के लिए पानी की ज़रूरत पड़ता है, तो पानी जहाँ नज़दीक होता था नदी के किनारे ही ज़्यादातर लोग बसते थे। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सिंधु नदी के आसपास बसे थे या फिर अगल बगल की नदियों के पास भी बसे थे, जो नदियाँ अंततः जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसी कारण पूरे सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इधर जो लोग रहते थे उनकी जो सभ्यता थी उसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी में रहने के कारण। अब इस कैसे पता चला कि इधर लोग रहते हैं? अभी तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं, अभी उसका अवशेष है। तो ये अवशेष कैसे मिला, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसका खोज एवं नामकरण। सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई, कौन इसका नाम दिया सिंधु सभ्यता, इसके बारे में ये कहानी की तरह ही पहले देखेंगे इसको, उसके बाद फैक्ट भी देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो खोज एवं नामकरण के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी, ठीक। चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति थे, इन्होंने जानकारी दी कि इधर कुछ चीज़ें मिल रही हैं। कैसे जानकारी दी कि जो आधुनिक पाकिस्तान है वहाँ पे एक जगह थी हड़प्पा, एक गांव था। तो उस गांव के जो लोग थे वो घर बनाने के लिए, ये कब की घटना है? 1826 की घटना है, जब भारत में ब्रिटिश काल चल रहा था, ठीक। तो उसी समय हड़प्पा के जो लोग थे वो घर बनाने के लिए मिट्टी से ईंट निकालते थे, ठीक। मिट्टी से डायरेक्ट ईंट निकालते थे, ईंट खरीदनी नहीं पड़ती थी और उसी से वो घर बना लेते थे। तो इन सब चीज़ों को चार्ल्स मैसन देखे और आकर बताए कि वहाँ पे ईंटें निकल रही हैं ज़मीन से। उसके बाद ज़्यादा कुछ इस पर नहीं हुआ, बस इन्होंने आकर जानकारी दी थी कि वहाँ से ईंटें निकल रही हैं जिससे लोग घर बना रहे हैं। उसके बाद
अब 1856 का दौर आया। 1856 में जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। ठीक, अब सर्वेक्षण किया तो कैसे किया, देखिए 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे लाइन बिछाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो उसी के दौरान पाकिस्तान में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। ठीक है, कराची से यहाँ लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। इसी के दौरान जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इसके आसपास से भी ईंटें निकल रही थी और उसी का प्रयोग रेलवे लाइन में किया जा रहा था। तो जो जेम्स कनिंघम थे वो ये सब देखे और आकर इसकी भी जानकारी दिए, लोगों से बताए कि यहाँ पे ईंटें निकल रही हैं। ठीक है, तो और भी इन्होंने और भी जगह जाकर देखा कि और कितनी ये एरिया कितना बड़ा है जहाँ से ये सब ईंटें निकल रही हैं। तो इसका सर्वेक्षण किए थे जेम्स कनिंघम। ठीक है, यहाँ पे दिया है जेम्स कनिंघम, इसका सर्वेक्षण किए थे 1856 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद अब 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। ठीक, 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे। तो इन्होंने उन्हें पुरातत्व विभाग की स्थापना की ताकि पता चले कि कहाँ से पुरातात्विक चीज़ें निकल रही हैं। पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीज़ें जो बहुत पुरानी हैं। ठीक है, जिसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ठीक, अब जो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई तो उसके महानिदेशक यानी उसके हेड थे जॉन मार्शल। अब जब ये पुरातत्व विभाग के हेड थे तो इनका तो काम ही था कि किसी भी एरिया का सर्वेक्षण करना, वहाँ से क्या चीज़ें निकल रही हैं उसको ऑब्जर्व करना, देखना कि वो कितनी पुरानी हैं, यही सब इनका काम था। तो इसी के दौरान जब ये पाकिस्तान के यहाँ पे गए, हड़प्पा वाले एरिया में गए जहाँ से ईंटें निकल रही थी, वहाँ वो गए। तब इन्होंने देखा कि इसे खोद कर इसे देखना चाहिए कि ये कितना दूर तक फैला हुआ है या कितनी गहराई तक ईंटें निकल रही हैं। तो इसे देखने के लिए या फिर खुदाई शुरू करवाने के लिए एक आदमी को बुलाया जिनका नाम था दयाराम साहनी। ठीक, दयाराम साहनी। और 1921 की घटना है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई शुरुआत हुई। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई की जाने लगी दयाराम साहनी के द्वारा और जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जब खुदाई करवा रहे थे दयाराम साहनी तो देखे कि बहुत सारी दीवारें दिख रही हैं। तो और खुदाई की गई तो देखा गया कि एक कमरा निकल गया। फिर जब कमरा निकला तो और भी खुदाई की गई अगल बगल, तो देखा गया कि पूरा मकान निकल गया। उसके बाद देखे कि पूरा मकान निकल गया तो और भी खुदाई की गई, आगे खुदाई हो रही थी, बहुत बड़ा एरिया में खुदाई हो गई। तब जो ये जॉन मार्शल थे ये थोड़ा ऊंचाई पर जाकर देखे तो इन्होंने देखा कि ये तो पूरा शहर का निर्माण किया गया है जो मिट्टी में दब गया है। हड़प्पा की बात हो रही है अभी। पूरे शहर का एक स्ट्रक्चर निकल कर आ गया बाहर। तब वहीं से शुरुआत होती है सिंधु सभ्यता की। और जो स्थल निकले थे हड़प्पा के वो सिंधु नदी के किनारे ही थे। इसीलिए या फिर जब ये निरीक्षण कर रहे थे जॉन मार्शल तो सिंधु नदी के किनारे ही सारी चीज़ें मिल रही थी। तो इन्होंने ही इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता दिया। ठीक है, जॉन मार्शल ने ही सिंधु सभ्यता का नामकरण किया। ठीक है, अब हड़प्पा जो था वो भी सिंधु नदी के किनारे ही मिला था और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा से ही शुरू हुई। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, अब जब हड़प्पा की खुदाई हो रही थी तो इसी के दौरान कुछ समय बीता तो एक और जगह मिला जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी या ईंट वगैरह निकल रहे थे। तो इसकी भी खुदाई शुरू हुई 1922 ईस्वी में और इसकी खुदाई करवा रहे थे राखल दास बनर्जी। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की खुदाई की शुरुआत दयाराम साहनी ने की 1921 ईस्वी में और मोहनजोदड़ो की खुदाई की शुरुआत राखल दास बनर्जी ने की 1922 ईस्वी में। ठीक है, ये तो हो गई कि सिंधु सभ्यता कैसे खोजी गई, इसका विकास कैसे हुआ या फिर मतलब इसकी खोज कैसे हुई, नामकरण कैसे हुआ। अब देखते हैं, यहाँ समझते हैं
ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी के आसपास की जो भी इसकी सहायक नदियाँ थी उसमें भी लोग बसे हुए थे, उसके किनारे भी, जो अंततः जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। जैसे कि रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, ये सब नदियाँ आकर सिंधु में मिलती हैं, तो इसके किनारे भी लोग बसे हुए थे। अब पूछा जाता है कि जो स्थल मिले हैं, सिंधु सभ्यता के जो स्थल मिले हैं, बहुत सारे स्थल मिले हैं, हजारों की संख्या में आज तक, तो इसके सबसे पश्चिमी शहर का क्या नाम है? जो सबसे पश्चिम में मिला है उसका क्या नाम है? सबसे उत्तर में जो मिला है उसका क्या नाम है? सबसे पश्चिम में मिला है उसका क्या नाम है? और जो सबसे पूरब में मिला है उसका क्या नाम है? ठीक, ये नाम पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जो सबसे पश्चिम में मिला है इसका नाम है सूतका गेंडोर। ठीक है, यहाँ से मिटा, चलिए लिख लेते हैं, सूतका गेंडोर। जो सबसे पश्चिम में शहर है उसका नाम है सूतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान में है। जो सबसे उत्तर में मिला है इसका नाम है मांडा, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिम में जो मिला है उसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, ये यूपी में है, भारत के यूपी में है। और जो सबसे दक्षिण में मिला है इसका नाम है दैमाबाद, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक, महाराष्ट्र में है। इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक, इसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ हम लिख देते हैं कि देखिए, जो जोड़ होता है, जोड़ घटाव किया जाता है, उसमें जोड़ जो होता है उसे सम कहा जाता है इंग्लिश में, सम। ठीक, हिंदी में यहाँ लिखते हैं, याद करने के लिए ट्रिक है, सम। और सम को ही एड भी कहा जाता है, एड। ठीक, सम बराबर एड। यहाँ पे स से हो जाएगा सूतका गेंडोर, म से हो जाएगा मांडा, इधर से चल रहे हैं क्लॉकवाइज, मांडा, ए से हो जाएगा आलमगीरपुर और डी से हो जाएगा दैमाबाद। बहुत अच्छा से याद हो जाता है, मतलब रहता है ज़्यादा दिन तक। फिर पूछा जाता है कि ये जो शहर मिले हैं ये किस नदी के किनारे मिले हैं? ठीक, तो ये भी जान लेते हैं। तो जो सूतका गेंडोर है वो दास्क नदी के किनारे मिला है। ठीक, दास्क नदी, दास्क नदी के किनारे ये मिला है। और जो मांडा है ये चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब, जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे मिला है। और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे मिला है, प्रवरा। ठीक, ये नदी का नाम लिखे हैं, प्रवरा नदी। अब ये कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। ठीक, कि डच हैं पर भारत में नहीं, भारत में नहीं। ठीक, डच है पर भारत में नहीं। इसका यहाँ का डच एक देश है, इसका पुराना नाम डच है, आधुनिक नाम इसका नीदरलैंड है। इसी का पहले नाम था डच। तो डच जो भारत में आए भी थे, इन्होंने पहला अपना कारखाना शुरू किया था मछलीपट्टनम में। ठीक है, तो ये ट्रिक है केवल कि डच है पर भारत में नहीं। यहाँ ड से हो जाएगा दास्क नदी, जो कि सूतका गेंडोर के लिए है। यहाँ च से हो जाएगा चिनाब नदी, जो कि मांडा के लिए है। और यहाँ है से हो जाएगा हिंडन नदी, जो कि आलमगीरपुर के लिए है। और यहाँ पर से हो जाएगा प्रवरा नदी, जो कि दैमाबाद के लिए है। और यहाँ भारत में नहीं, केवल याद करने के लिए है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब जब इन चारों शहरों को मिलाया जाता है तो देखा जाता है कि इसका आकार कैसा है। ठीक, ये भी पूछता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। तो जब ये सारे शहर को मिलाकर देखा जाएगा तो ये लगभग त्रिभुज के आकार का है। ठीक, तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। ये भी पूछता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। अब इसमें आगे पढ़ना होता है कि मान लीजिए कि हड़प्पा की खुदाई हुई तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें और मिली, क्या क्या चीज़ें मिली हैं उसके बारे में, जितने भी शहर खोदे गए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट या फिर जहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।